Okay. Okay. Good evening to all students. Today I will start SAGE Summer School Part 2. That is the application also of thermal engineering. Part 1 is completed yesterday. The second part of the application of thermal engineering, that is the basic concept of the refrigeration and air conditioning, in which the module 1, the fundamental of refrigeration, will discuss today. Okay. The module of fundamental and refrigeration will be discussed today, in which the principle of refrigeration, how many types of refrigerations, what is the logical behind of the refrigeration, and what is the need of refrigeration, what is the unit of refrigeration. That matter will be discussed today. Okay. This is the main content what will be discussed today. That is the definition, introduction, principle of refrigerations, refrigeration cycle, applications of refrigeration, refrigerant in its properties is general discussion, types of refrigerant, unit of refrigeration, coefficient of performance, and types of refrigeration. Not a refrigerant. Refrigerant is here and refrigeration is here. Okay, both are differentiate. Okay. So move to the main slide. What is the definition of the refrigeration? That is a mechanical refrigeration is a process of lowering temperature of a substance less than that of its surrounding. That is called a मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन. एक ऐसी प्रोसेस जहां की सब्सटेंस का टेम्परेचर लोअर करते रहते हैं कंटिन्यूसली सराउंडिंग के कंपैरिजन में, उसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन. एक सिंपल सा एग्जांपल यदि आप समझें कि गर्मी के दिनों में, अभी थोड़े दिन पहले ही आपका समर सेशन निकला हुआ है, तो आपने क्या देखा था कि यदि एक बकेट में आपने वाटर को रख दिया और रात भर उसको रखा रख दिया, सवेरे वो ठंडा हो जाता था. तो व्हाट इज द एक्चुअली हैपनिंग देयर? क्या हो रहा है वहां पे कि जो सराउंडिंग वो है वो हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. जब हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी तो देयर विल बी अ चांसेस ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर. तो सराउंडिंग के कंपैरिजन में उस बकेट में रखे हुए वाटर का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो गया. एंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन? मार्केट में आप एयर कंडीशन या आप रेफ्रिजरेटर लेने आते हैं तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से बात होती है. और कैपेसिटी का मतलब होता है यदि आप रेफ्रिजरेटर लेने आ रहे हैं तो आप बोलते हैं कितने लीटर का आपको हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए. यदि आप एसी लेने आते हैं तो आप बोलते हैं कि 1.5 टन का एसी दे दीजिए, 3 स्टार एसी दे दीजिए, 5 स्टार एसी दे दीजिए. तो ये सारी चीजें उसकी कैपेसिटी में आती हैं कि एस्टिमेट लोड का किया जाता है कि कितनी लोड कैपेसिटी है. सपोज दैट आप रेफ्रिजरेटर मार्केट से आप उठा के लेके आए हैं, तो रेफ्रिजरेटर यदि लेके आए हैं तो वहां पे आपको ये देखने लायक है कि आपको कितने की जरूरत है वाकई में. मालूम चला आपने सिर्फ पानी ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर लिया है, दैट इज टोटली रॉन्ग. आपको पानी गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. उसके लिए आपको छोटा सा एक रेफ्रिजरेटर का साइज आता है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं. बहुत छोटे रेफ्रिजरेटर भी आते हैं बट इट इज नॉट यूजफुल, है ना. आपने देखा होगा पान की दुकानों वगैरह में रेफ्रिजरेटर रखे रहते छोटे छोटे, वो रेफ्रिजरेटर भी यूज किए जाते हैं कि वहां पे उन्होंने क्या बोलना चाहिए, वाटर जो बॉटल है उसको ठंडा करने के लिए, यूज करने के लिए आपने किया. साथ ही साथ में दूसरी जो डिवाइसेस रहती हैं जो आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, तो वहां के लिए भी है. बट नॉर्मली यदि आपको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से यदि हम परचेज करें तो वो इट इज यूजफुल फॉर. ओके. The ton of refrigeration is expressed in a design as the rate of heat removed from the surrounding equivalent to the heat required for melting 1 ton of ice for a 1 day. यदि आपने एक 1000 kg की आइस को आपने सपोज मार्केट से परचेज किया, मार्केट से लेके आए, और उसको मेल्ट होने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब वो मेल्ट होगी. आप रेफ्रिजरेटर में भी आइस बनाते हैं और रेफ्रिजरेटर में जब आइस बनाते हैं और उसको बाहर निकालते हैं तो निकालते वक्त में आपको क्या देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो रही है. ऑटोमेटिकली मेल्ट नहीं हो रही है. इट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दैट रेफ्रिजरेशन कि हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर साइड. तो एटमॉस्फेरिक वहां का गर्म है जो कि आइस को, जो ठंडी आइस है उसको हीट सप्लाई कर रहा है. हीट सप्लाई करेगा तो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, अपनी फेस चेंज करेगा. वो लेटेंट हीट आप उसकी कंटिन्यूसली बाहर जा रही है या निकल रही है, जिसके कारण से आप क्या देख रहे हैं कि वहां पे आइस जो है कंटिन्यूसली मेल्ट हो रही है. तो एक दिन 24 घंटे में 1000 किलोग्राम की आइस को मेल्ट करने के लिए
जितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज द 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो आप एयर कंडीशन वगैरह में देखते हैं, नॉर्मली जो रेफ्रिजरेटर आते हैं वो लीटर्स में आते हैं, बट जो एयर कंडीशन रहते हैं वो आपके टन में आते हैं। 1.5 टन, 2 टन, 1 टन, इस टाइप के रेफ्रिजरेशन आते हैं, एयर कंडीशन आते हैं। तो रेफ्रिजरेटर के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज अ डिवाइस और सिस्टम यूज टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर बिलो द सराउंडिंग बी स्पेस। जहां की स्पेस बना हुआ है जिसके टेम्परेचर उसका लोअर करना है, उसके लिए रेफ्रिजरेटर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और रेफ्रिजरेशन उसी से जुड़ी हुई चीज है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई चीज रखी है, उसको ठंडा करने के लिए एक रेफ्रिजरेंट जो सर्कुलेट होता है वो कंटिन्यूसली हीट को एक्सट्रैक्ट करता रहता है सब्सटेंस में से। तो कंटिन्यूसली हीट इफ वी एक्सट्रैक्ट from the substance, then the cooling effect will be produces। तो कूलिंग इफेक्ट कैसे मिल रहा है आपका? रेफ्रिजरेशन के द्वारा मिल रहा है, जो कि कंटिन्यूसली हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। What is the principle of refrigeration? The refrigeration cycle is also known as a vapor compression cycle. So generally in a refrigerator, in a normally refrigerator, there are the 4 principal part, that is the compressor, condenser, expansion device, जिसे कि throttling device भी बोला जाता है, and fourth one is the evaporator. So first of all, refrigerant which is circulated in the evaporator extract the heat from the evaporator side, जहाँ पे चीजें रखी हुई है, सब्सटेंस रखा है जिसको कि ठंडा करना है। It heat absorbed from the evaporator side and it will go into the compressor side, जहाँ की कंप्रेस होगा, उसको कंप्रेस करके हायर प्रेशर साइड पे ले जाके उसकी हीट को कंडेंसर साइड पे छोड़ा जाएगा। एंड आफ्टर दैट कंडेंसर से निकलने के बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा उसको एक्सपांड किया जाएगा। तो जरूरी नहीं कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब एक्सपांड हो रहा है तो वो पूरी तरीके से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाए। तो आफ्टर द एक्सपांशन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द 2 phases, लिक्विड एंड द वेपर। So it is a semi liquid type of the refrigerant, and the cycle operate at 2 pressure side, and the high pressure side which is working of the condenser and the compressor, and the low pressure side where the evaporator and the expansion side are installed. A continuously cooling effect will be produced. So cooling effect जो है continuously produce हो रहा है। Okay. And what is the principle of refrigeration? Discuss with the help of the diagram, where the high temperature reservoir STR and the low temperature reservoir, that is the LTR. So heat is continuously abstracted from the LTR, low temperature reservoir, and with the help of the work input, यहाँ से work input supply होगा refrigerator को, and with the help of the work input it will be go into the high temperature reservoir, where the heat will be delivered in the surrounding side. Heat will be rejected to the surrounding side. When the heat will be rejected to the surrounding side, the temperature where the heat is extracted in the low temperature side, there will be a refrigeration effect will be produces. So refrigeration effect will be produced when the heat is absorbed from the evaporator side. Okay. So some work is required to input from heat is transferred from the low temperature reservoir to high temperature reservoir. This is the, please mute all participants. Please mute mic from all participants. This is the basic structure where the compressor, condenser, evaporator device and the expansion device are shown here. So heat is taking from the evaporator side, and in a compressor side where the high pressure vapor is compressed, and after that the condenser, which is the losing of the heat, where the vapor, refrigerant vapor is condensing into the liquid form, and after that कंडेंसर से ये निकलने के बाद जो आप थ्रॉटलिंग डिवाइस देखते हैं कि जो फ्रिज के पीछे आपकी वाइंड वायर टाइप की लगी रहती है, जिससे कि आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं रेफ्रिजरेंट का। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपांशन डिवाइस लगी रहती है। एक्सपांशन डिवाइस में उस रेफ्रिजरेंट वेपर का, लिक्विड का एक्सपांशन होता है और वो वेपर के फॉर्म में चेंज होने की कोशिश करती है। तो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो कंप्रेसर जो कि रेफ्रिजरेटर के बॉटम साइड पे रहता है, जो आप देखते हैं, कंडेंसर इट इज द बैक साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर, एवापोरेटर इज द टॉप हेड साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर, एंड द एक्सपांशन डिवाइस इट इज कनेक्टेड बिटवीन द कंडेंसर एंड द एवापोरेटर। कंडेंसर और एवापोरेटर से जो कनेक्ट रहती है डिवाइस, दिस इज कॉल्ड द एक्सपांशन डिवाइस। एंड एक्सपांशन डिवाइस इट इज वर्क इट ऑटोमेटिकली मैनर, कि कितनी हीट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे, उसके हिसाब से ये एक्सपांशन डिवाइस जो है वर्क करती है। अब रेफ्रिजरेशन साइकिल में कौन कौन सी बेसिकली यूनिट होती है? रिसीवर या कंडेंसर जिसे हम बोल रहे हैं,
एक्सपांशन डिवाइस जो आप देख रहे थे, भागे ले गए ने। एवोपरेशन हो रहा है, लिक्विड ट्रैपिंग हो रही है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है। तो ये सारी चीजें जो है आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है। ठीक है, करके डिस्कस करेंगे। रिसीवर जो कंडेंसर है, लिक्विड को टेक आउट करता है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है इट इज कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर साइड एंड लिक्विड इज केप्ट इन अ कंटेनर कंडेंसर, द रेफ्रिजरेट इज अंडर प्रेशर, तो वहां पे हाई प्रेशर पे रहता है। देन मूव टू द एक्सपांशन डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which controls the rate of flow of refrigerant into the evaporator. Now high pressure refrigerant enter into the low pressure zone and enter to the evaporator device after the expansion कि refrigerant का हमने expansion कर दिया, उसके बाद it will move to the evaporator. evaporator में गया जहां की उसको ठंडा करना है चीजों को, तो it consists of the coil, here the refrigerant evaporator by absorbing the heat from the space, the energy required for this process is taken from the surrounding space which is to be cooled. जिसको हमें कूल करना वहां से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हो सकता है कि वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाए। तो वो डिपेंड करता है कितनी वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है रेफ्रिजरेंट वेपर। तो रेफ्रिजरेंट वेपर जितनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतने ज्यादा वहां पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। दिस इज द लिक्विड ट्रैपिंग, इट इज यूज्ड टू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट देन रिटर्न इट टू द रिसीवर, वापस वहीं पे भेज देता है कि यदि कंडेंसिंग हो रही है तो कंडेंसर साइड पे भेज देगा। कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंप्रेस करने काम करता है। इट इज अ सैचुरेटेड वेपर इज अलाउड टू पास थ्रू द कंप्रेस, द कंप्रेशन इज एडियाबेटिकली, हम ऐसा मान के चलते हैं कि कंप्रेसर के अंदर जो कंप्रेशन हो रही है प्रोसेस वेपर की, इट इज द रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड इट्स प्रोड्यूस द सुपर सैचुरेटेड गैस, इट विल बी प्रोड्यूस द सुपर सैचुरेटेड गैस। तो ये कंप्रेसर करता है आफ्टर द कंप्रेशन। एंड कंडेंसर, the supersaturated gas after the compression in the compressor device, it will flow into the condenser where it is the liquefied by the external means. आप देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर की जो बैक साइड पे कंडेंसर की कॉइल्स लगी रहती हैं, वहां पे रेफ्रिजरेंट जाता है तो सराउंडिंग्स में जो एयर रहती है वो उसका कूलिंग करने का काम करती है। तो एयर जो है उससे हीट ले लेती है, या बोलना चाहिए एयर की हीट से जो रेफ्रिजरेंट वेपर है वो पूरी तरीके से कंप्रेस हो जाता है या कंडेंस हो जाता है। तो उसके कारण से वहां पे जो रेफ्रिजरेंट वेपर है वो लिक्विड स्टेट पे आ जाता है। द कंडेंसर कैन बी एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड, दस वन साइकिल इज कंप्लीटेड एज सोन एंड प्रोसेस कंटिन्यू। इस तरीके से कंटिन्यूसली साइकिल चलती रहती है। जैसे आप ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल या आपने ड्यूल साइकिल वगैरह पढ़ी, उसमें यही सब चीजें रहती है कि सक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, देन वापस से सक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने एग्जॉस्ट कर दिया उसके बाद प्रोसेस रुक गई, प्रोसेस रुक गई इसका मतलब गाड़ी आपकी स्टॉप हो गई, फिर गाड़ी आपकी नहीं चलेगी। इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर के केस में या एयर कंडीशनिंग केस में कंटिन्यूसली आपकी कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपांशन और इसके बाद एवापोरेशन की प्रोसेस चलती है और वापस से साइकिल रीस्टोर हो जाती है या वापस से कंटिन्यूसली चलती है। व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन? रेफ्रिजरेशन का मेन जो एप्लीकेशन है रिमूवल ऑफ हीट इन केमिकल रिएक्शंस। जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है बड़े लार्ज लेवल पे, वहां पे हीट को रिमूवल करने का काम करता है। Second is the preservation of the thermolyte substance, that is the insulin, hormones and the vaccine. आपने देखा होगा पुराने टाइम पे डॉक्टर्स लोग, जो पुरानी मूवी रहती थी या पुराने केसेस थे आपके फादर के टाइम पे या ग्रैंडफादर के टाइम पे, तो वो एक छोटा सा थर्मोकोल का बॉक्स लेके चलते थे, उसमें इंजेक्शन वगैरह रखे रहते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे इंसुलिन जो आपका इंजेक्शन लगने वाली चीजें रहती थी उसको हमें कोल्ड करके रखना रहता था। तो इस तरह का जो काम था उसको करने से ये सारी चीजें हमारी प्रॉपर अप्लाइड हो रही थी। लिक्विफाइड प्रोसेसिंग गैस, जहां पे आपका जो प्लांट है अमोनिया गैस पावर प्लांट होते हैं, वहां पे गैसेस को लिक्विफाइड करने का काम भी रेफ्रिजरेशन के द्वारा किया जाता है। सेपरेशन ऑफ वेपर्स बाय द डिस्टिलेशन, वेपर्स को सेपरेट करना है डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, तो वो रेफ्रिजरेशन के थ्रू ही होता है। फ्रीज ड्राइंग करने का काम जो होता है वो होता है कि जो मीट्स वगैरह रहते हैं उसको यदि आपने वो लो टेम्परेचर पर रखना है तो रेफ्रिजरेशन के इफेक्ट के द्वारा ही हम कर सकते हैं। कई चीजें जो दुनिया में बची हुई हैं, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर रही हैं, वो सिर्फ रेफ्रिजरेशन की वजह से ही बची हुई है। अदरवाइज कब की वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है या उसका यूजलेस हो जाता है। अब उसके बाद अनदर एप्लीकेशन रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में भी करते हैं। आपने देखा कई जगह कि ट्रेनों में या कई जगह पे ट्रांसपोर्टेशन की जहां पे अरेंजमेंट रहता है वहां पे रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ द मेडिसिन, जैसा कि हमने डिस्कशन किया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइस, ये होता ही है, रबड़ इंडस्ट्रीज में भी होता है। प्रोसेसिंग ऑफ द पेट्रोलियम, वहां पे भी होता है।
लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिस तरह की अमोनिया गैसेस है वहां पे उनका गैसेस का लिक्विफिकेशन करने के लिए होता है। कूलिंग ऑफ वाटर करने के लिए होता है, जहां पे आपको घरों में भी आप रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं, वहां पे पानी को ठंडा करने के लिए अपने को रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है। कंफर्ट एयर कंडीशंस ऑफ द वाइड एरिया, रूम को यदि ठंडा करना है तो उसके लिए आप एसी ऑन करते हैं। जब एसी ऑन करते हैं तो आपने क्या देखा है कि एसी ऑन करने के दौरान भी ये सारी प्रोसेस होती है जैसे कि प्रोसेस वहां पे हो रही थी। तो सारी प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रही है। सिर्फ डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस सिर्फ ये है कि रेफ्रिजरेटर के केस में हम हीट को एक्सट्रैक्ट कराते हैं, जबकि बैलेंस। एयर कंडीशन के केस में एक्सपांशन डिवाइस हट जाती है, वहां पे प्रॉपर ऑटोमेटिकली कुछ फंक्शनिंग होती है, सारी डिवाइसेस वहां पे लगी रहती हैं जैसा कि यहाँ पे था। सिर्फ डिफरेंसेस माइनर माइनर रहता है। ठीक है, आपने एक मटके में भी देखा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। कैसे? मटके में आपने देखा है कि छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं जिसके द्वारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। पानी मटके के अंदर आपने गर्म डाल दिया, थोड़ी देर बाद आप क्या हाँ देखेंगे कि उस पोर में से जो हाँ हीट है सर, हाँ वो काम पे एब्जॉर्ब कर चल ली गई। जाएगा। तो हीट जब एब्जॉर्ब कर ली गई है उसके द्वारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट्स? अब यदि हम गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं, उसी तरीके से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमारा रेफ्रिजरेंट्स जो है यूज किया जाता है। तो रेफ्रिजरेंट का मेनली क्या फंक्शन होता है? रेफ्रिजरेंट का फंक्शन होता है कि हीट कैरिंग मीडियम है, पहली चीज हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एक जगह से एवापोरेटर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और दूसरे जगह पे सराउंडिंग्स में या कंडेंसर साइड पे हीट को वो रिजेक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो सारी चीजें हो रही हैं वो रेफ्रिजरेंट के द्वारा हो रही हैं। गाड़ी यदि हमारी चल रही है तो वो पेट्रोल या डीजल या फ्यूल के द्वारा चल रही है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो रेफ्रिजरेंट के द्वारा हो रहा है, यहाँ पे जो दिखाया गया है। तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज में पहली क्या है? गुड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, नॉन कोरोसिव होना चाहिए। जैसा कि हम फ्यूल के लिए एक्सेप्ट करते हैं कि फ्यूल ऐसा नहीं कि यूज करो कि जल जाए, गाड़ी में डालो और जल जाए गाड़ी। हाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन। यदि आप मार्केट में गाड़ी उठाने आते हैं तो मैकेनिकल इफिशिएंसी या थर्मल इफिशिएंसी की बात करते हैं, वैसे रेफ्रिजरेटर के लिए बात की जाती है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी टमाटर अच्छी लाने है, पड़ेंगे चाचा। परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। परफॉर्मेंस को बताने के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हाई लेटेंट हीट ऑफ एवापोरेशन, ये भी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसकी प्रॉपर्टीज के लिए। लो इनिशियल एंड मेंटेन कॉस्ट, तो आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये भी होनी चाहिए कि यदि आप मार्केट में रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहे हैं तो वो आपका कॉस्ट वाइज भी कम होना चाहिए, कॉस्ट वाइज बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए यदि आप रेफ्रिजरेटर लेने जाएं या एयर कंडीशन लेने जाएं। इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट की। तो दो तरह के रेफ्रिजरेंट्स होते हैं बेसिकली, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, दीज आर द लिक्विड दैट चेंज लिक्विड टू गैस आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट। तो उसको हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, जैसा कि नॉर्मली आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में होता है कि उसने एक जगह से हीट को निकाला और दूसरे जगह पे हीट को ट्रांसफर कर दिया। तो नॉर्मली क्लोरोफ्लोरो टाइप के जितने भी आपके रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में कहलाते हैं, जैसे अमोनिया लिखा है, एथिलीन लिखा है, ये सारे जितने भी हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली रेफ्रिजरेशन एरिया में या रेफ्रिजरेशन सर्किट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे ब्राइन और वाटर जो है इनका कॉम्बिनेशन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। यदि आपको फिश को या बोलना चाहिए लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, वहां पे इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ की सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इनका इनडायरेक्टली रूप में इस्तेमाल होता है। What is the unit of the refrigeration? The capacity of refrigeration unit is generally expressed in tons of refrigeration, already discussed in the first slide. Secondly, the rate of removal of heat in cooling operation was expressed in terms of kilograms or ton or required per unit time, usually or a day. इस तरीके की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, एक दिन के लिए और 1000 kg ऑफ आइस के लिए कि जिसको मेल्ट करना उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। So 1 ton of refrigeration, that is the quantity of heat required to remove from 1 ton ice within a 24 hours. Heat required 1 ton of ice melting ice को यदि हमें 24 घंटे में 1000 किलोग्राम की आइस को यदि हमें मेल्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है और उसका टेम्परेचर हम 0 ही मेंटेन करेंगे, बिकॉज द सेम कूलिंग इफेक्ट विल बी गिवन बाय द मेल्टिंग द सेम आइस। मतलब जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस थी उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बनाने के लिए हमने 24 घंटे में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट थी उसको हमने यूज किया और उसके बाद हमने देखा कि कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिला अपने को। दैट इज कॉल्ड 1 टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन, उसको हम 1 टन रेफ्रिजरेशन के नाम से जानते हैं।
What is the performance of the refrigerator? COP के नाम से जाना है, that is called the coefficient of performance, and coefficient of performance that is the ratio of the refrigeration effect. अब refrigeration effect आपको कहाँ पे मिलता है? ये evaporator साइड पे मिलेगा, जहां पे चीजों को ठंडा करना है. इनपुट कंप्रेसर वर्क, कंप्रेसर जो आपका नीचे साइड पे बॉटम साइड पे लगा हुआ है वहां पे कंप्रेस करते हैं, तो दैट इज द रेशियो. द COP इज डिफाइंड बाय द, इट इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द इनपुट कंप्रेसर वर्क. द COP ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर लाइज बिटवीन ऑफ द 4 to 5, और यदि इससे ज्यादा अपने को चाहिए तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एडिशनली थोड़ी सी उसमें एडिशन करना पड़ता है कुछ चीजों का, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है. जैसे if you improve the cycle efficiency of Otto cycle or diesel cycle, it will be improved done by the vehicle body changes or design criteria of the combustion chamber. That is the parameter which improve the cycle efficiency. Similarly, if want to improve the COP or performance of the refrigerator, it will be improved done by the additional parameters such as the superheating the refrigerating vapor. यदि आपने सुपर हीटिंग कर दिया वेपर को बिफोर एंटरिंग ऑफ द कंप्रेसर, इट विल बी इंप्रूव द COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. द COP इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन. तो जितनी भी एफिशिएंसी हीट इंजन की है उसका उल्टा COP होता है, अपोजिट होता है. व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन? रेफ्रिजरेशन सिस्टम कई तरीके के होते हैं. दैट इज द VCR, शॉर्ट फॉर्म में VCR बोलते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन. सेकंड इज द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन. Third is the magnetic refrigeration. Fourth is the industrial refrigeration. This is the main types of the refrigeration. Other types of refrigeration बहुत सारे हैं. Air refrigeration भी है, steam jet refrigeration भी है, solar air refrigeration भी है, और बात की जाए तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी आता है. तो बहुत सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं. मल्टी प्रेशर सिस्टम भी है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द VCR, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. द मेन पार्ट्स ऑफ द VCR is, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक डायग्राम आपको हमने शुरुआत में दिखाया था कि उसमें 4 यूनिट होती हैं. इट इज अ कंसिस्ट ऑफ द 4 यूनिट्स, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व, एवापोरेटर. All the four unit working is the separately manner. Compressor is using or designed for the compress the refrigerant vapor. Condenser is a unit which is used for condensing of the compressed liquid compressed vapor. Expansion valve, it is used for the expansion of the condensing liquid refrigerant which is coming from the condenser side. And evaporator is a device which is using for the evaporation of the refrigerant vapor which is coming from the expansion valve side. Okay, this is the circuit diagram of the VCR in which the condenser, compressor, evaporator, expansion device is shown here, in which the compressor is moving and required some work of the compression, that is the WC, and the some part of the heat is rejected after the condenser side. In this diagram, QH is required to deliver the surrounding side, and after that the condensing side heat is coming from this side and going into the expansion device, and after that, after expansion, it is going into the evaporator where the heat is absorbed by the refrigerant. It is the substance. Second system is called the vapor absorption refrigeration system. It is short form is the VARS. In a VAR system, compressor is replaced by the absorber and the generator. तो कंप्रेसर को एलिमिनेट कर दिया जाता है. चूंकि COP का जो हमने फार्मूला आपको बताया, अभी मैं आपको थोड़ा सा बैक ले आ रहा हूँ. COP will increase by if the refrigeration effect will be increased or either input compressor work will be decreased. तो दो तरीके से किसी भी रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन का COP हम बढ़ा सकते हैं. यदि उसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बढ़ा दिया जाए या तो कंप्रेसर का जो वर्क है वो कम कर दिया जाए. तो दोनों में से कोई भी एक काम करेंगे तो COP बढ़ जाएगा. उसी चीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो VRS सिस्टम है वो यहाँ पे यूज किया गया है. इन VRS सिस्टम में आप क्या देख रहे हैं कि कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया गया. जब कंप्रेसर रिप्लेस हो जाएगा तो वर्क डन आपका कम से कम हो जाएगा, और जब वर्क डन कम हो जाएगा तो COP बढ़ जाएगा. तो कंपेयरिंग टू VCRS सिस्टम, द COP ऑफ द VRS सिस्टम विल बी इम्प्रूव बाय द एलिमिनेटिंग ऑफ द कंप्रेसर. अब कंप्रेसर यदि एलिमिनेट कर दिया गया या रिमूव कर दिया गया तो कंप्रेसर की जगह क्या लगा है? तो अमोनिया इज सुटेबल रेफ्रिजरेंट फॉर द VRS सिस्टम. अमोनिया को यूज किया था यहाँ पे VRS सिस्टम में. Main parts of the vapor absorption system, that is the evaporator, condenser, generator, absorber, pump, and the
expansion device. दिस इज द सर्किट डायग्राम, जैसा कि वीसीआरएस में देखा था आपने, वैसे यहाँ पे वीआरएस सिस्टम में होता है, वेपर एब्जॉर्बिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एवापोरेटर ऑलरेडी जैसे वहां लगा था वैसे यहाँ पे भी लगा है, एंड इट इज द एब्जॉर्बर, इट इज द रिप्लेसिंग ऑफ द कंप्रेसर। यहाँ पे एब्जॉर्बर लगा दिए गए जो कि एक्सटर्नल हीट को यूज करता है फॉर raising its temperature of coming off refrigerant vapor from the evaporator side। जो evaporator से refrigerant vapor निकलने की आ रही है उसको बोलना चाहिए उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। सर ये VAR के टाइप्स क्या हैं? VARS के टाइप्स क्या हैं? It is no types, but it is a VARS. It is a main device, VARS, vapor absorption refrigeration system, not a types. It is a types of the refrigeration. Okay, the absorber is a device in which the temperature will be rise of the refrigerant vapor as it is coming सर from ये the sides. सर ये लिथियम ब्रोमाइड साइकिल होती है और This is the first class, understood? This is the first class, and the application of the VRS system will be discussed in the later class. Okay, where the overview of the VCRS and VRS will be discussed. Then I will be explain you the lithium bromide system. Okay, who is asking? ओके सर, Who is थैंक यू asking? सर। Who is asking? आदर्श। Okay, आदर्श। okay, okay. Lithium bromide is coming in the third class. Okay, from the evaporator side, the refrigerant vapor is coming from this side, and the temperature is by the absorber side, and the absorber using of the high heat from the external sources make it a strong solution. It is supplied by the pump side and going into the vapor generator where it is using the external source of the heat, and after that it is coming from this side. The strong solution, which is the NS3 vapor, is supplying into the condenser side where it is converted to the liquid form, and liquid NS3 which is coming from the throttle valve side after the expansion into the going into the evaporator side. Okay, and the weak solution it is found in the vapor generator. It is going from the vapor generator to the absorber side to make it a strong solution. Type of refrigeration, that is another terms, is the magnetic refrigeration. Magnetic refrigeration is a cooling technology based on the magnetocalorific effect. It is refrigeration effect produced by the magnetocaloric effect. It is used to attain temperature well below 12 Kelvin. It is represented in a diagram. Applying the field adiabatic magnetizations, that is improving the temperature T plus delta T, but reducing of the temperature, removing the field adiabatic magnetization. It is done here. So lower side decreasing of the temperature, higher side increasing of the temperature. The exchanging of the heating take place, that is the isomagnetic entropic transfer, and removal of heat, it is coming from this side. It is the isomagnetic enthalpic transfer. So exchanging heat, it is done by the isomagnetic entropic transfer, but removal heat, it is done by the isomagnetic enthalpy transfer. So this is the apply field for the adiabatic magnetization, and the removing field where the adiabatic demagnetization. So due to the differences of the adiabatic magnetizations and the adiabatic demagnetization, there will be a difference which is producing the magnetic refrigeration cycle. Because of the magnetic refrigeration, it is a different field which is very, very less used. Another type of the industrial refrigeration, which is using for the cold storage purpose, cooling water, chilling, individual quick freezing, that is using for the industrial refrigeration, जहाँ की ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, अप टू 500 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, वहां पे इस तरह के रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्लीट विद द कंप्रेसर, कंडेंसर, ऑल वेसल्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। जितनी यूनिट्स आप डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में देखते हैं वहां पे भी वही लगती हैं, बट वो बड़े साइज में लगती हैं। या बोलना चाहिए कंप्रेसर एक ही जगह दो लग जाते हैं, कंडेंसर एक ही जगह दो लग जाते हैं, एक्सपांशन डिवाइसेस जो रहती हैं वो ज्यादा रखती हैं। ये आपका एक सिंपल सा डायग्राम है इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन साइकिल का, जिसमें आप कंडेंसर देख रहे हैं, नंबर ऑफ कंडेंसर will be installed here. Compressor is the big size, evaporator is also big size, and the receiver is also moderate size. Metering device is using for the from the evaporator and the receiver side. It is the
interconnection of the between of the evaporator and the receiver side. So liquid is coming from this side because of the condenser device. कंडेंसर में आपका जो रेफ्रिजरेंट वेपर रहेगा वो लिक्विड के फॉर्म में आएगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने सॉरी डिस्चार्ज यहाँ से होके आ रहा है आपका कंप्रेसर से, जो कि कंडेंसर पे जा रहा है हाई प्रेशर वेपर का। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद रिसीवर में जा रहा है, रिसीवर से निकलने के बाद वो लिक्विड लाइन में से चेंज हुआ था तो उसको पास किया जा रहा है मीटरिंग डिवाइस के द्वारा, और मीटरिंग डिवाइस उसको एक्सपांड करके एवापोरेटर में भेज रही है। जो सक्शन में मिल रहा है कंप्रेसर के, दैट इज द लो प्रेशर वेपर, एंड द लो टेम्परेचर वेपर, दैट इज द सक्शन लाइन वेयर इट इज compressed after the pressure differences. This is the total summarizations of the fundamental of refrigeration. इसमें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए, टाइम इज लेफ्ट ओनली 4 मिनट। इफ एनीबॉडी सर जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होता है और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है, तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से डायरेक्टली अपन किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है सर उसको क्यों नहीं यूज कर सकते? वो ब्राइन रहता है, ब्राइन जो रहता है लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन के लिए रिक्वायरमेंट रहता है, माइनस टेम्परेचर के लिए, और ये आपको इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। छोटे में हम आइसक्रीम खाने आते थे, याद करिए एक चिलिंग प्लांट वगैरह रहते थे जहाँ पे आइसक्रीम खाने आते थे, आपकी 25 पैसे 1 रुपए या आपकी आजकल 5 रुपए की मिलने लगी 10 रुपए की। हम लोग जब छोटे में जाते थे वहां पे लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट रहती थी, लॉन्ग टाइम के लिए रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट रहती थी, वहां पे ब्राइन का इस्तेमाल किया जाता था। जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पे ब्राइन का यूज किया जाता है, और ब्राइन जो है डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं, ब्राइन इनडायरेक्टली रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ब्राइन का यूज आपके कुछ लिमिटेड पैरामीटर लिमिटेड सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रोजन मीट के लिए करते हैं, आपके आइसक्रीम वगैरह पर्पस के लिए करते हैं, चिलिंग प्लांट के लिए करते हैं। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होते हैं। यदि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एक्चुअली क्या होता है कि जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है वो मिक्सअप हो जाते हैं, जबकि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट मिक्सअप नहीं होते हैं, ठीक है ना, वहां पे फेजेस चेंज होती हैं। और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो रहते हैं वो लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन के लिए रिक्वायरमेंट रहते हैं, जहाँ की अपने को ज्यादा ठंडा चाहिए है, ज्यादा चिलिंग करवानी है, वहां पे हम ब्राइन का इस्तेमाल करते हैं। ब्राइन इज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्बिंग द मोर हीट फ्रॉम द सब्सटेंस, इसलिए ब्राइन का इस्तेमाल सोच समझ के किया जाता है, ठीक है। सर एक चीज सर, अमोनिया जो अपना रेफ्रिजरेंट होता है सर, अमोनिया जी जी उसको सर VA उसमें आपने VAR जो रेफ्रिजरेंट सर्कल होती है अपनी उसमें यूज करते हैं, लेकिन VCR में यूज नहीं कर पाते सर, ऐसा क्यों? नहीं कर रहे हैं, करते हैं, अब आजकल बंद हो गया है। आजकल एक्चुअली अमोनिया का ना यूज करने के पीछे लॉजिक ये है कि अमोनिया इज डिस्चार्जिंग द मोर हार्मफुल ऑफ गैसेस, जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, ओजोन लेयर में छेद कर रही है। ओजोन लेयर में यदि छेद हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, अपनी रेज हैं, वो डायरेक्टली आप पे इंपैक्ट करेगी। ओजोन लेयर आपको सेफ रखे हुए है, अमोनिया से हार्मफुल गैसेस निकलती है। अमोनिया इज नॉट यूजिंग फॉर द गुड रेफ्रिजरेंट, ओके, अमोनिया इज नॉट यूजिंग अ गुड रेफ्रिजरेंट, अमोनिया इज अ हार्मफुल गैस। अमोनिया को ज्यादा यूज करने से ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और डिप्लेशन होने से डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज अपने बॉडी में आएंगी और वो अपने को हार्मफुल करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, और पूछिए, एनीबॉडी, ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। सर जो VCR में सर जो यूज होता है कंप्रेसर सर, उसकी जगह अपन VAR में जो यूज करते हैं वो सर एब्जॉर्बर सिस्टम का यूज करते हैं, उसमें पंप वगैरह का, जनरेटर का, सर उसमें कंप्रेसर का यूज क्यों नहीं करते सर? उसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं या तो पंप से या तो जनरेटर से। और इंक्रीजिंग ऑफ द COP माय डियर, यदि आपको COP बढ़ाना तो 2 ही चीज करनी पड़ेगी, या तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बढ़ा लीजिए या तो कंप्रेसर वर्क को कम कर दीजिए। बोलते हैं यदि आपको अपनी बॉडी की इफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको 2 चीज करनी पड़ेगी, सवेरे जल्दी उठ जाइए या तो काम कंप्लीट कर लीजिए वाला हिसाब है। तो रेफ्रिजरेटर के साथ भी वही होता है कि या तो रेफ्रिजरेटर वर्क डन को कम कर ले तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, या तो फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बढ़ा ले, तो वही चीज अपने साथ भी जुड़ी है। all things related with the human things, ओके। सर एक चीज और है सर, जो VCR होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स है, उसमें थ्रोटल वाल्व भी यूज होता है सर, लेकिन अभी अपने डायग्राम में कहीं भी सर थ्रोटल वाल्व का यूज नहीं हुआ है सर। थ्रॉटल वाल्व नॉट यूजिंग है, इट इज अ ओल्डर एप्लीकेशन। थ्रॉटल वाल्व आजकल इस्तेमाल नहीं होता। थ्रॉटल वाल्व इट इज अ बिग डिवाइसेस, थ्रॉटल वाल्व को इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्सपांशन डिवाइस है, कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल होती है, पतली सी कैपिलरी ट्यूब लगी रहती है, कैपिलरी ट्यूब होती है जिसको कि एक्सपांशन डिवाइस के रूप में जाना जाता है, और ये एल्युमिनियम की होती है, वो इस्तेमाल की जाती है,
ठीक है ना? जी सर। और पूछिए बस, इट इज लेस देन 1 minute. So thank you to everyone. Tomorrow I will discuss the what is the basic cycle used in the refrigeration purpose. Okay? ओके, Thank you थैंक to यू all. सर। Thank you to all.